हेलो दोस्तों, मैं हूं जानवी और मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम है जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूं। तो मैं स्टडी आईक्यू पीसीएस का करंट अफेयर कर रही हूं जिसका पार्ट 2 वीडियो है। तो देखिए आज मैं क्या क्या पढ़ती हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन है कि सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वह कभी किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते स्टार्ट करते हैं। दीपावली 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 यूनेस्को की सूची दीपावली यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत। दीपावली को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, इसी के बारे में है। पहला पॉइंट है कि 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में स्थित लाल किले में चल रही यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान दीपावली को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। इस समिति वर्ष 2003 के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अभिसमय के तहत हर वर्ष विभिन्न देशों में से आए नामांकन पर निर्णय लेती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र 8 से 13 दिसंबर 2025 के मध्य यह पहली बार है कि इस समिति की बैठक में भारत आयोजित हुई, जिससे भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर को मजबूती मिली है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। यूनेस्को के अनुसार दीपावली वह समय है जब परिवार समुदाय एक दूसरे को उपहार और मिठाई देते हैं, सामूहिक भोज और संगीत नृत्य और अनुष्ठान करते हैं, और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी अनौपचारिक रूप से घर घर परिवार सिखाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दीपावली एक दीपों का त्यौहार है जो भारत भर में विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व चंद्र कैलेंडर पर आधारित होता है और अक्टूबर या नवंबर में अमावस्या के दिन पड़ता है, कई दिनों तक चलता है। दीपावली भगवान राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर उसके लौटने का प्रतीक है, जब उन्होंने लंका के राक्षस राज रावण को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएई ओपेक से बाहर यूएई हुआ। ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर यूएई। देखते हैं क्या है। संयुक्त अरब अमीरात अपनी दशकों पुरानी सदस्यता को समाप्त करते हुए 1 मई 2026 को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर हो गया। यूएई ने ओपेक और ओपेक के बाहर निकलने की घोषणा 28 अप्रैल 2026 को
की, जो कि 1 मई 2026 से प्रभावी हुई। ज्ञातव्य है कि अबू धाबी ने वर्ष 1967 में ओपेक की सदस्यता ग्रहण की, जो 1971 में यूएई के गठन के बाद जारी रही। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएई के पास दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार लगभग 120 बिलियन बैरल है। उसका लक्ष्य वर्ष 2027 तक अपनी उत्पादन क्षमता को 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, लेकिन ओपेक प्लस के नियमों के तहत उसका उत्पादन कोटा कम था, जिससे उसकी अतिरिक्त क्षमता उपयोग नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओपेक और ओपेक प्लस है क्या नहीं देखते हैं। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत और वेनेजुएला ने की थी। इसका मुख्यालय पहले जेनेवा में था। वर्ष 1965 में वियना, ऑस्ट्रिया स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट है यूएई के निकास के बाद वर्तमान में इसके 11 सदस्य हैं। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, अल्जीरिया, कांगो गणराज्य, लीबिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इक्वेटोरियल गिनी और गैबन, अंगोला, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर और अब यूएई इसके भूतपूर्व सदस्य हैं। दूसरी ओर ओपेक वर्ष 2016 में बना एक व्यापक अनौपचारिक गठबंधन है। इसमें ओपेक के सदस्य देश के साथ साथ 10 गैर ओपेक प्रमुख तेल उत्पादक देश जैसे रूस, कजाकिस्तान, मेक्सिको, ओमान, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, सूडान और दक्षिण सूडान शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में विश्व प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक 30 अप्रैल 2026 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई के उपलक्ष्य में पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थान रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 24वां संस्करण जारी किया गया। या बॉर्डर्स ने RSF ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 24वां संस्करण जारी किया। यह सूचकांक पत्रकारिता एवं मीडिया को उपलब्ध स्वतंत्रता स्तर के अनुसार विश्व का 180 देशों क्षेत्रों की रैंक प्रदान करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक औसत स्कोर 25 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा गया है। सूचकांक यह दर्शाता है कि पहली बार दुनिया के आधे से अधिक देश 52.2% प्रेस स्वतंत्रता मुश्किल का या अत्यंत गंभीर श्रेणी में आ गए हैं। विश्व प्रेस सूचकांक 2026 के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में की है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में शीर्ष 5 स्थलों पर यूरोपीय देशों ने अपना दबदबा कायम रखा है। नॉर्वे पहला है लगातार 10 वर्षों से, दूसरे पर नीदरलैंड, एस्टोनिया तीसरे पर और चौथे पर डेनमार्क, स्वीडन 5वें नंबर पर है। सबसे नीचे स्थान वाले 5 देश 180 पर इरिट्रिया लगातार तीसरे वर्ष सबसे अंतिम स्थान पर रहा है और उसके बाद हो जाएगा 179 नंबर पर उत्तर कोरिया, 178 पर चीन और 177 पर ईरान, सऊदी अरब 176 पर है।
पॉइंट है, वर्ष 2026 के सूचकांक में भारत 157 स्थान पर है। स्कोर 31.6 और इसे अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2025 में भारत 151वें स्थान पर था, यानी 4 वर्ष भारत रैंकिंग 6 स्थानों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस सूचकांक में भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। नेपाल 87 नंबर पे है, मालदीव 108, श्रीलंका 134, भूटान 150, बांग्लादेश 152 और पाकिस्तान 153। केवल म्यांमार 166, अफगानिस्तान 177 और चीन 178 में स्थित भारत में भी गंभीर में भी खराब है, स्थिति खराब है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य और यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य देखते हैं इसका क्या है। संयुक्त राष्ट्र परिषद, संयुक्त राष्ट्र परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 80वें सत्र के दौरान ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एवं टोबैगो और जिम्बाब्वे को 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2028 की अवधि हेतु सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है। ये नए निर्वाचित सदस्य वर्तमान में अस्थायी सदस्य डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया है। कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक है। इस वर्ष की 5 रिक्तियों में 2 सीटें पश्चिमी यूरोपीय अन्य राज्य समूह, 1 अफ्रीका, 1 एशिया प्रांत, 1 लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन समूह ने लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 15 नवंबर 2025 को महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और कई आदिवासी अस्मिता के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। या 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया गया, जो उनकी 150वीं जयंती को समर्पित वर्ष भर का राष्ट्रीय अभियान था। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातू गांव, खूंटी, वर्तमान झारखंड में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से थे। जनजाति परंपराओं, संस्कृति और धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए आगे आए। उनको जनजातीय समाज, धरती आबा अर्थात धरती के पिता के नाम से जाना जाता है। किसी बिरसा मुंडा को उन्होंने जनजाति पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अन्नपूर्ण लगान और भूमि कानूनों के खिलाफ 1899 से 1900 में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था, जिसे उलगुलान या कहे महान क्रांति कहा जाता है। बिरसा मुंडा का नारा था अबुआ दिसुम, अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज।
बिंदु 11 9 जून 1900 को रांची जेल में लगाया। लगभग 25 वर्ष की अवस्था में उनकी रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हो गई। उन्होंने बिरसाइत नामक नए धर्म की स्थापना की थी। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया, जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। इसी दिन यह बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा अप्रैल 2026 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2025 दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र 8 वर्षों की गिरावट के बाद स्थिरता प्रदर्शित कर रहा है। इस सूचकांक में 167 देश क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति का आकार प्रस्तुत किया गया। वैश्विक स्तर पर समग्र लोकतंत्र सूचकांक स्कोर गत वर्ष 5.17 से बढ़कर 2025 में 5.19 हो गया। EU लोकतंत्र सूचकांक 2025 में शीर्ष 5 लोकतांत्रिक देश पूर्ण लोकतंत्र है, जैसे नॉर्वे, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड है। इस सूचकांक में नॉर्वे ने 2010 से लगातार 16वें वर्ष सर्वाधिक लोकतांत्रिक देश का स्थान बरकरार रखा 9.81 के स्कोर के साथ। इस सूचकांक में सबसे निचले रैंक पर सबसे कम लोकतांत्रिक और तानाशाही 4 देश हैं। 167 पर अफगानिस्तान, 166 पर म्यांमार, 165 पर उत्तर कोरिया और मध्य 164 पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। 7.65 के स्कोर के साथ अमेरिका 6 स्थानों की गिरावट के साथ 34वां स्थान त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में बना हुआ है। 2025 के सूचकांक में भारत की रैंक 47 स्कोर 6.6 यह भी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में वर्ष 2024 में 41वें स्कोर पर रहा था। लोकतंत्र सूचकांक 2025 में भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश 101वें, भूटान 79वें, चीन 142वें, म्यांमार 166, नेपाल 106, पाकिस्तान 139, श्रीलंका 156वें और अफगानिस्तान 167वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है सिपरी ईयरबुक 2026 वैश्विक सैन्य व्यय परमाणु हथियारों की स्थिति। सिपरी ईयरबुक 2026 ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स एंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी ने 8 जून 2026 को अपनी वार्षिक सिपरी ईयरबुक 2026 57वां संस्करण जारी की, जो वैश्विक सुरक्षा, सशस्त्रीकरण और निरस्त्रीकरण की वर्तमान स्थिति को एक व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है। सिपरी का फुल फॉर्म क्या? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 2026 में इसने कौन सा संस्करण? 57वां संस्करण। 8 जून 2026 को। वैश्विक सैन्य व्यय का रिकॉर्ड स्तर। वर्ष 2025 में वैश्विक सैन्य व्यय 2.9% से बढ़कर 2,887 बिलियन अरब डॉलर हो गया, जो सिपरी द्वारा दर्ज किया गया अब तक का सबसे उच्च स्तर है। यह लगातार 11वां वर्ष है जब वैश्विक सैन्य व्यय में वृद्धि हुई है। शीर्ष सैन्य व्यय वाले देश अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी, भारत। विश्व के शीर्ष 5 सैन्य व्यय वाले देश अमेरिका, चीन, रूस से मिलकर वैश्विक कुल सैन्य व्यय 51% 1,480 बिलियन डॉलर हिस्सा खर्च किया। विश्व जीडीपी के सैन्य व्यय का हिस्सा लगभग 2.5% है।
वर्ष 2025 में अमेरिका का सैन्य व्यय 7.5 से घटकर $954 बिलियन रहा, जबकि चीन का सैन्य व्यय 7.4% से बढ़कर $336 बिलियन और रूस का 5.9 बढ़कर $190 बिलियन। अमेरिका का 7.5% घटा, चीन का 7.4% बढ़ा, रूस का 5.9% बढ़ा, और अमेरिका का हो गया $954 बिलियन, चीन का हो गया $336 बिलियन और रूस का हो गया $190 बिलियन। भारत का सैन्य व्यय 8.9% से बढ़ के $92.1 बिलियन हो गया है, विश्व में 5वां स्थान है, जबकि पाकिस्तान का व्यय 11% बढ़ के $11.9 बिलियन हो गया है। परमाणु हथियारों की कुल संख्या जनवरी 2026 तक दुनिया में 9 परमाणु संपन्न देशों के पास 12,187 परमाणु हथियार थे। जनवरी 2026 में कुल परमाणु हथियारों की संख्या के संदर्भ में देशों का क्रम इस प्रकार है: पहले पर रूस, दूसरा पर अमेरिका, तीसरा पर चीन, चौथा फ्रांस, फिर ब्रिटेन, भारत, छठे नंबर पाकिस्तान, सातवां और इजराइल, आठवां, नौवां उत्तर कोरिया। भारत ने अपने परमाणु हथियारों के भंडारण को वर्ष 2025 के 180 से बढ़कर वर्ष 2026 में 190 कर लिया। इसके विपरीत पाकिस्तान का परमाणु भंडारण 170 पर है, स्थिर है। अगला पॉइंट है सीसर राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र का विशाखापट्टनम में उद्घाटन। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 30 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र तटीय आधारित प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। 4,550 वर्ग मीटर में निर्मित 32 करोड़ रुपए की सुविधा का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बेंडाडा गांव, ऋषिकोंडा, विशाखापट्टनम में किया गया। यह केंद्र भारत के पूर्वी मध्य द्वीपीय मार्जिन के समुद्री भूवैज्ञानिक और भूभौतिकी सर्वेक्षण पर केंद्रित है, जिसमें बाथिमेट्रिक मैपिंग, टेक्टोनिक और अध्ययन, गहरे समुद्र की खोज और बंगाल की खाड़ी में मानसून अनुसंधान शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को संभावित सूची। वो ग्रीन यूरिया यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में लिविंग रूट ब्रिज सहित 3 बौद्ध स्थल शामिल हैं। कौन से हैं देखते हैं। भारत सरकार के प्रस्ताव पर यूनेस्को ने मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज सहित ओडिशा के जाजपुर और कटक के जिलों के रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थलों के डायमंड ट्रायंगल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने का विचार लिए अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। तीनों बौद्ध स्थलों को ओडिशा का हीरा त्रिकोण कहा जाता है, जो मौर्योत्तर काल में भारतीय कला, वास्तुकला और मूर्तिकला से समृद्ध विरासत प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत रूप से रत्नागिरी को कीमती रत्नों की पहाड़ी, उदयगिरी को उगते सूरज की पहाड़ी और ललितगिरी को लाल पहाड़ी का कहा जाता है। ये तीनों स्थल स्तूप, अवशेष, मठों और भगवान बौद्ध अन्य बौद्ध देवताओं की मूर्तियों के अवशेषों से भरे हुए हैं। 11वां रायसीना संवाद 2026। 11वां रायसीना संवाद 2026
भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में अवर्जर रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में 11वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च 2026 को संपन्न हुआ। 110वां देश लगभग 2700 प्रतिभागियों, जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, शासन प्रमुख, उद्योगपति, शिक्षाविद, पत्रकार व रणनीतिक मामलों में विशेषज्ञों, विश्व के समक्ष विद्यमान राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर मंथन के लिए इसमें उपस्थित थे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब इस वर्ष इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के साथ उद्घाटन सत्र में प्रमुख वक्ता भी थे। इस वर्ष इस सम्मेलन की थीम संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति था। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट आंध्र प्रदेश में खोला गया। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और आगो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के साथ पुरी माडाक्का में आने वाले ग्रीन हाइड्रोजन हब में भारत की पहली बड़े पैमाने की ग्रीन यूरिया उत्पादन सुविधा को विकसित करने और चालू करने के लिए एक समझौता पर 2 फरवरी 2026 को हस्ताक्षर किए। पुडीमाडक्का ग्रीन हाइड्रोजन हब को सालाना 2.5 मिलियन टन ग्रीन केमिकल्स, ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन अमोनिया, साफ और ग्रीन यूरिया के लिए डिजाइन किया गया। इसका पहला लक्ष्य 35 से 40 मिलियन टन एमटी की वार्षिक खपत में से भारत के 10 मिलियन टन एमटी यूरिया आयात को कम करना, जिसमें विदेशी मुद्रा खपत और मूल्य अस्थिरता के जोखिम को कम होंगे। थैंक यू दोस्तों।